हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? चलिए, बढ़िया रहना चाहिए। तो हम लोग सिक्स क्लास के साइंस का देख रहे हैं। तो पहला अध्ययन हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, अब तीसरा है जो अभी जानकारी हम लोग लेंगे तीसरा चैप्टर के। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार क्या है? उचित आहार लेना शरीर का क्या है? एक आधार है। शरीर को उचित मात्रा में आहार लेना चाहिए। ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, कौन निरोगी है? कौन निरोगी है? ठीक, कौन निरोगी है? वह व्यक्ति जो समय और स्वास्थ्य के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, वह निरोगी होता है। निरोगी कौन होता है? जो समय समय पर पौष्टिक आहार लेता है, वह निरोगी होता है। अब देखिए क्या, देखिए बच्चा क्या देख रहा है अपने एक चार्ट में, आज का विचार यानी अन्न जातानी जीवित क्या है? मैदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते। मैदू और मिष्टी क्या करता है? प्रतिदिन विद्यालय जाता है और नोटिस बोर्ड में लिखा रहता है, उसको अवलोकन करता है। आज का विचार अन्न जातनी जीवित पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मौदी को बताती है कि यह संस्कृत का एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों का जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति को महत्व समझते हैं। क्या है? मिष्टी और मैदू दोनों बात कर रहा था कि से यह जो सूची बना हुआ है इस पर अवलोकन करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर है। क्या है? क्या क्या आहार की गुण के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। देखिए क्या है, हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। क्या है? हम लोग सभी दिन आहार में भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि भोजन नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा। तो फिर एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर अगला काम कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगा। ठीक है। तो आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। क्या है? आहार क्या है? प्रतिदिन का एक महत्वपूर्ण घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों का नाम तालिका में सूची में बनाइए। अब क्या है, यह एक सूची बना लीजिए किस दिन क्या क्या खाया जाता है। तो सप्ताह में खाए गए खाद्य पदार्थों दिन खा, देखिए यहाँ सोमवार है, सोमवार को आपने क्या खाया, मंगलवार को क्या बना, जैसे सोमवार को बना दाल चावल, दाल चावल सब्जी, सब्जी हो गया। मंगलवार को क्या बना? पूरी खीर सब्जी। बुधवार को इडली डोसा बना। क्या बना बुधवार को? इडली, इडली हो गया, डोसा। और गुरुवार को क्या बना? पोहा, पोहा बना। शुक्रवार को आलू पराठा बना। आलू पराठा। ठीक है। शनिवार को क्या बना? देखिए शनिवार को बनता है खिचड़ी, खिचड़ी बनता है। रविवार को चिकन बना। इस तरह से एक सूची बनाकर उसमें लिखना है। अब देखिए क्या है, यहाँ है अंकित जानकारी के आधार पर आपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बताया। ध्यान में आती है कि क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं।
क्या है, प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार के खाना नहीं खाया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है। क्या है, अलग अलग समय में पसंद भी अलग अलग आता है। जब ठंडी का टाइम आता है तो उस समय क्या खाता है, साग और मक्की की रोटी बड़ी चाव से खाया जाता है। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूचियों की अंकित कीजिए। ये सूची जो बनाया है उसका तुलना अपने मित्र के साथ मिल करके उसमें बताना है कि तालिका आप और आपके मित्र द्वारा अंकित किए गए आहार को समानता एक अंतर ढूंढे। अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं उसे अपनी नोटबुक पर अंकित करें। क्या है, भिन्न भिन्न के प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, उसका एक चार्ट बना के लिखिए और अपने चार्ट में दर्ज कीजिए। अब क्या है, आपके मित्र द्वारा खाए गए आहार में विविधता। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्य के आहार एक विविधता में पाई जाता है? क्या हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं तो अलग अलग राज्य का भोजन एक ही जैसा नहीं है, सबका भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन है। देखिए, भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों की प्रकार का पता लगाइए। अब क्या है, हमारे भारत देश, हमारा देश कौन सा है, भारत देश है। अब भारत देश में कौन कौन सा भोजन, अलग अलग राज्य में कौन सा भोजन ग्रहण करते हैं और क्या उपज करता है, इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपनों मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। अब इससे पता लगाने के लिए कैसे पता लगाएंगे, तो इसको पता लगाने के लिए आप किताब पढ़ सकते हैं, पुस्तक पढ़ के जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट के माध्यम से सहायता ले सकते हैं, शिक्षक से बात कर सकते हैं, अपना मित्र से बात करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अन्य राज्य के बारे में जानकारी एकत्र करने और उसे तालिका इसमें दर्शाया गया। भारत के विभिन्न राज्य के कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं। भारत के भिन्न भिन्न राज्य में अलग अलग खाद्य पदार्थ होता है। ठीक है, अस्थायी स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें, खाए जाने वाले कुल पारंपरिक खाद्य पदार्थ पे मक्का, गेहूँ, चना दाल, मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, मराठा हलवा, खीर, लस्सी, छाछ, दूध, चाय का भी अवलोकन कर सकता है। देखिए, अलग अलग राज्य में क्या क्या चीज़ बना, देख लीजिए। मक्का, गेहूँ, चना दाल और मक्के की रोटी, सरसों की साग कहाँ की फेमस है, तो यह पंजाब का फेमस है। छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, लस्सी, छाछ, दूध, चाय, चावल की रागी, चावल, रागी, उड़द, नारियल, इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, ये सब इडली डोसा कहाँ के हैं, ये साउथ का भोजन है। ठीक है, तो हम लोग इतना की जानकारी ले लिए हैं। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए किस तरह से माँ लोग भोजन बना रहे हैं चूल्हा पे। चावल, बांस, सोयाबीन, चावल, इमरब्बा, उती, क्या है, पीली मटर और हरे प्याज की तरी, सिंजू, कंगसोई, बिना दूध की चाय, बिना दूध का चाय। ठीक है, उसमें क्या क्या डाल जाता है बिना दूध की चाय में, तो थोड़ा सा तुलसी पत्ता, कढ़ी तुलसी पत्ता हो गया, नींबू डाल करके यह चाय बहुत अच्छा से बना सकते हैं। क्या हमारे देश के विभिन्न राज्य में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई दे है, ऐसा क्यों? हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्या? तो आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्य में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएं। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्य में खाए जाने वाले, वही कुछ ऐसी भी हैं
जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। देखिए, एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट के माध्यम से इस तरह से, और उसमें अलग अलग राज्य का नाम लिखना है और राज्य का खाना भोजन क्या है सब लिख लेना है। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाली फसलों के माध्यम क्या संबंध पाते हैं, आपने अवलोकन किया होगा। ठीक, कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ खेती अधिक होता है। जहाँ विविध प्रकार के मृदा मीन्स मिट्टी और जलवायु होती है। क्या है? अलग अलग प्रकार का मिट्टी और जलवायु होता है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। क्या है? किससे अलग अलग तरह की फसल उगाया जाता है? तो मिट्टी और वहाँ के जलवायु कैसा है उस तरह से। कहीं देखे थे, कहीं कपास का खेती, मिट्टी वहाँ का काली मिट्टी होता है तो वहाँ कपास का खेती होता है। देखिए यहाँ जाइए, क्या कहते हैं, उत्तर में तो वहाँ ठंडी एरिया है तो उसका वहाँ का कृषि प्रधान अलग है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्ति उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य पदार्थ फसलों की खेती स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। ठीक है। अब समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियों कैसे परिवर्तित हुई? क्या है? समय के साथ भोजन पकना प्रारंभ हुआ। पहले भोजन नहीं, जब आग का आविष्कार हुआ तब जाके भोजन पकना शुरू हुआ। पहले ऐसे लोग फल फूल पे, जैसे जंगल में गया तो जंगल में कहीं फल फूल हो गया वही खा के जिंदा रहता था। फिर कृषि का जानकारी हुआ तो खेती करना शुरू किया। अब खाना पकेगा कैसे? तो आग का आविष्कार हुआ तो खाना बनना प्रारंभ हुआ। देखिए क्या है, विकल्प और भोजन बनाने की पद्धति एक दूसरे से भिन्न होती है। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई है? हाँ, खान पान का भी पहले की तुलना में अभी अलग हो गया है। ठीक है। क्रियाकलाप 3 पद्धति में आइए पारंपरिक चर्चा करें। क्या है, हम लोग देख रहे हैं कैसे चर्चा कर रहे हैं। सो पहले किस तरह से भोजन बनता था, अब का किस तरह से बनता है। तो आपने यह वो बौद्ध जानने से उनके खान पान की आदतें और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु कुछ प्रश्न निम्नलिखित है। किस प्रकार का खान पान अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगते हैं? पिछले कुछ वर्ष में खाना पकाने की पद्धतियाँ किस किस प्रकार परिवर्तन हुआ दिख रहे हैं। ये क्या है, सिलवट्टी पर क्या पिसा रहा है। ठीक है। पहले जो होता था जांता पर आटा पिसाता था, अभी तो है मशीन में पिसाता है। उसी तरह से पहले किस तरह से ऐसा चूल्हा अभी भी मिलेगा, इस तरह से चूल्हा पर खाना होने, ये हो गया पारंपरिक चूल्हा। पहले का चूल्हा ऐसा था, अब का चूल्हा किस तरह से हो गया। तो अब सभी घर में हमारे प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना के तहत सभी को चूल्हा दे दिए गए हैं। तो सभी अब गैस चूल्हा पर बनाते हैं और लकड़ी पर भी खाना बनाते हैं। अभी गैस का किल्लत हो गया है तो अधिकतर लकड़ी पर बन रहा है खाना। ठीक है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट की ओर। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। देखिए पहले देखते हैं चूल्हा पर अथी पर सिलवट पर मसाला पीसता था, उसमें माँ बहन को एक्सरसाइज भी होता था। अब क्या है, इलेक्ट्रिक पर देखिए मिक्सर मशीन। अब आधुनिक युग में क्या है, मिक्सर में ही मसाला पिसा रहा है।
तो इसमें हमारे माँ बहन क्या कोमल हो गए हैं। पहले सिलवट पर पिसाता था तो उसको एक्सरसाइज माना जाता था। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इलेक्ट्रिक ग्राइंडर है। इसमें बिजली से चलता है और 1 सेकंड में मसाला ग्राइंड हो जाता है, पिसा जाता है। देखिए समय के साथ पाक पद्धतियों में परिवर्तन क्या हुआ, समय के साथ परिवर्तन होने लगा। आपके द्वारा किए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ है? भोजन पकाने की पद्धतियाँ जिन्हें पाक पद्धति भी कहा जाता है। भोजन पकाने का अलग अलग पद्धति था, उसको क्या कहा जाता है? पाक पद्धति। समय के साथ परिवर्तित हो गई है पारंपरिक या आधुनिक। पहले क्या था और अब ये आधुनिक काल ये हो गया। पद्धति में बहुत अंतर है। क्या है? पहले की पद्धति और आधुनिक अभी का जो चल रहा है, दोनों में बहुत फर्क हो गया है, अलग हो गया है। पहले लकड़ियाँ चुनकर माँ बहन इकट्ठा करती थी, तब जाके चूल्हा जलता था, तब खाना बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी घर घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा दे दिए हैं और अब उसी से खाना में समय से बन जाता है और कामकाज करने वाला व्यक्ति अपने कामों पर चले जाते हैं। अब देखिए, पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। ठीक, अब भोजन पकाने के लिए आधुनिक लोग आधुनिक गैस चूल्हा का उपयोग करते हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों को पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धति में परिवर्तन क्यों हुआ? क्या है इसका पता लगाइए कि समय के साथ पाक पद्धति में परिवर्तन क्यों हुआ। पहले जो खाना बनता था वह लकड़ी पर बनता था, अब क्या है, अब गैस चूल्हा पर बनने लगा। और मसाला भी है तो पहले पत्थर का सिलवट आता था, अभी भी सभी के घर में सिलवट है, लेकिन उसका यूज बहुत कम लोग करता है। अब क्या है, ये ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर देख रहे हैं, इसके तहत अभी काम करता है। ठीक है, तो यह परिवर्तन कारण तकनीकी का बेहतर परिवर्तन और बेहतर संचार साधन हो सकता है। अब भोजन का घटक क्या है? भोजन का घटक क्या क्या है उसको जानेंगे। देखिए किस तरह से मैदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। क्या है, मैदू और मिष्टी दोनों अपना स्कूल में जाता है, जहाँ भोजन का एक क्या है महोत्सव रहता है। तो महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। महोत्सव का क्या आहार है? स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। देख रहे हैं किस तरह से यहाँ भोजन कर रहा है। स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन यानी हिट हेल्थ लिव हेल्थ, ईट हेल्थ लाइफ हेल्थ। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल है। पोषक देखिए अलग अलग यह स्टॉल लगा हुआ है, अलग अलग तरह का भोजन का। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? स्वस्थ भोजन करो और जीवन सुखी बनाओ। विशेष डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती है कि स्वस्थ ही परम धर्म है। क्या है? डॉक्टर पोषिता बताते हैं कि स्वस्थ ही हमारे परम धर्म है। इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भरपूर मात्रा में भोजन भिन्न भिन्न तरह के करना चाहिए। आइए जानते हैं कि डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब खाना नहीं खाते हैं तो आपका कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ, कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पिया जाता है? देखिए समय समय से पौष्टिक आहार नहीं कीजिएगा तो क्या होगा?
कमज़ोर हो जाइएगा, बिजनेस वीकनेस अधिक रहेगा और ऊर्जावान कम होगा। देखते हैं जो दौड़ता है, जो क्रिकेट वगैरह खेलने वाला व्यक्ति है, मैराथन दौड़ वाला, उसको क्या ग्लूकोज दिया जाता है, क्यों? एनर्जी मिलने के लिए। देख रहे हैं किस तरह से यह अपना ग्लूकोज बच्चा पी रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज क्या करता है? शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा का प्राथमिकता स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला एक स्रोत है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल और मक्का, साग भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम के कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए इतना सामग्री है, किस तरह से इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। देखिए कुछ कार्बोहाइड्रेट समुद्र आहार से भी मिलता है। ठीक है, देखिए क्या है? ये आलू है, गन्ना है, केला है, इस तरह से। ये हो गया शकरकंद। शकरकंद मीन्स अलुआ, मीठा मीठा अलुआ। पहले के बच्चा सब क्या करता था? पहले अलुआ बहुत रोपाता था, अलुआ ही आहार होता था, लेकिन अब तो मिलता ही नहीं है। गेहूँ, चावल, बाजरा का भी रोटी बनता है। मक्का का भूजा मक्का का कई किस्म बनता है। मक्का का रोटी हो गया, मक्का का भूजा हो गया, मक्का का कच्चा मक्का रहता है ना, तो उसको आग में पकाकर ओढ़ा के रूप में खाया जाता है। आम हो गया, अनार हो गया, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। देखिए बच्चे, इतना चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। यह देखना है जो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज़ में होता है। इतना जानकारी हो जाएगा तो आप स्वस्थ बहुत अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर देख रहे हैं। देखिए कितना स्रोत है। स्वस्थ रहने के लिए स्रोतों की जानकारी हम लोग ले रहे हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? क्या है? चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? देखिए, सर्दी के दिन में गुड़ का लड्डू, गुड़ गर्म होता है और सर्दी ठंडी रहता है, तो ठंडी के टाइम में गर्म खाने से शरीर का टेम्परेचर बना रहता है। तो इसी तरह से जब मकर संक्रांति आता है तो उस समय हर एक घर में गुड़ का सुगंध आने लगता है। तिल बनता है, उसका लाई बनता है, तो घरे घरे सब अपने अपने मकर संक्रांति के अवसर पर ये सब बना के रखते हैं और बच्चे लोग बड़ी मज़े से उसका ग्रहण करता है। ठीक है, देखिए लड्डू की मुख्य सामग्री क्या क्या होता है, लड्डू में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, कौन कौन सा सामग्री लगता है। तो देखिए, बेसन हो गया, आटा, घी, गुड़, चीनी, गोंद और अनेक प्रकार की मेवा। देखिए बेसन बनाने में क्या क्या आया? बेसन हो गया, आटा हो गया, गुड़ हो गया, और उसके बाद गोंद हो गया, इस सब को लड्डू बनाया जाता है। देखिए, घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है, जिसे वासा कहते हैं। देखिए, तेल हो गया, घी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब वासा है। वासा का स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित होता है। पादप के स्रोत कहाँ कहाँ से आता है? तो पादप और जंतु से। ठीक है, जैसे हो गया मूंगफली, अखरोट और बादाम। ये सब बादाम, कद्दू, सूरजमुखी, सरसों का बीज, वासा कुछ अच्छे स्रोत है। देखिए, वासा का इतना स्रोत है। क्या क्या है इसमें? तो बादाम, दही, मक्खन, पिस्ता, सूरजमुखी के सरसों बीज, ये सब क्या है? वासा का स्रोत है। इसका सब जानकारी ले लेना है। तिल हो गया,
कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियों करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, इस कारण से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। इससे क्या नाम दिया गया है, ऊर्जा प्रदायी भोजन। यह हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा का एक स्रोत है। और भी जाने क्या है, ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होता है। क्या भालू जो होता है उसके शरीर में वसा का मात्रा ज़्यादा होता है। वसा ऊर्जा का स्रोत रूप है। वसा क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। देखिए यह भालू है, ये जो भालू का जो इतना फैटी भालू है, इसके अंदर क्या रहता है, वसा का मात्रा अधिक होता है। कार्य करती है कि यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता। देखिए इसके अंदर, भालू के अंदर वसा अधिक रहता है, तो वह कई दिन तक नहीं भी खाएगा तो उसका एनर्जी मिलती रहेगा। अब देखना है प्रोटीन, किस किस के बारे में जानकारी हो गया हम लोग को, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, अब प्रोटीन के बारे में जानेंगे। इसको अच्छी तरह से याद करना है, अभी से ही अच्छे से पढ़िएगा तो आगे चल के आपको नौकरी वगैरह पाने में जल्दी आसानी होगा। ऐसा नहीं कि इसे बहुत समय तक 18 साल पुरते आप लोग को कुछ कार्यरत हो जाइएगा। देखिए अब प्रोटीन के बारे में जानेंगे। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्या है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी हमारे शरीर का एक मुख्य स्रोत है। दूध उत्पाद और दालें प्रोटीन का अच्छे स्रोत है। देखिए प्रोटीन का स्रोत क्या क्या है, दूध है और दाल है। देख रहे हैं, खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियों बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। खिलाड़ी लोग हैं, उसको अपने मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, अधिक मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दाल, मूंगफली, मटर और मेवों है। देखिए प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, तो प्रोटीन हो गया मूंगफली, मटर, मेवा सब मिलता है। खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, अपने मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए प्रोटीन पाउडर भी आया है, प्रोटीन पाउडर भी पीता है। तो पाउडर से बढ़िया ये सब होगा, दूध हो गया, दाल हो गया, मटर वगैरह, ये सब सुबह का जो होता है सूखा चना ले लीजिए, उसको भिगा करके अंकुरित करके ये सब खाइए, उसमें अधिक मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगी। देखिए अब क्या है, प्रोटीन के कुछ स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस। देखिए प्रोटीन का क्या क्या स्रोत है, तो दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, इस समय प्रोटीन पाया जाता है। मांस हो गया। तो प्रोटीन समूह खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के वृद्धि क्या करता है, प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करता है, विकास करने करता है और मरम्मत में सहायता करते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक कहते हैं। शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन हो गया प्रोटीन, शरीर को विकास करने में सहायता करता है। अब प्रोटीन वसा क्या है, वह शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, देखिए अब क्या है, इस तरह से ये हो गया पादप से आ गया, ये हो गया जंतु से आ गया प्रोटीन। देखिए प्रोटीन क्या क्या चीज़ में है, तो मटर हो गया, मटर, अरहर की दाल, राजमा, सोयाबीन। ठीक है, ये सब क्या हो गया, प्रोटीन ई पादप से मिला। जंतु से क्या क्या मिला, जंतु से भी प्रोटीन हो गया। तो ये हो गया दूध किससे आया, जंतु से। पनीर, अंडा, मछली, मुर्गे का मांस, ये सब क्या है, यह जंतु से आया है। इसमें क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो ये देखना है, प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ है। प्रोटीन क्या है,
वृद्धि के लिए है। अब बढ़ते बच्चों को उचित विकास और वृद्धि, देख रहे हैं, छोटा बच्चा को प्रोटीन देना चाहिए जिससे विकास होता है। उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिसमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है। देख रहे हैं ये सब कौन सा खाद्य पदार्थ है जो आपको जीवन में हर दिन खाना चाहिए। तो बच्चे को प्रोटीन देना है। देखिए अब आगे की ओर, देखिए क्या आपने कभी छत्रक मशरूम देखा होगा? मशरूम देखा है? मशरूम ठंडी में होता है, ठीक है, ठंडी का समय में मशरूम खाया जाता है। ऐसे तो मशरूम हर समय मिलता है, लेकिन ठंडी इलाका में ज़्यादा होता है, बर्फीली एरिया में। तो देखिए यह क्या है, अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थान पर उगते हैं। मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी माना गया है। मशरूम में भी प्रोटीन है। मशरूम है जो आप लोग खुद से भी उसको तैयार कर सकते हैं। जब ठंडी का टाइम आता है तो उसको धान का जो पुआल आता है, भूसा, उसको एक पन्नी में बांध करके, बीज मिलता है मार्केट में, वहाँ से ले करके उसमें डाल दीजिए और ठंडी जगह पर रख के दीजिए, तो उसमें से अंकुरित इस तरह से निकलेगा और इसका सब्जी बना के खाइए। यह प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग, भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों को महत्व समझेंगे, ठीक है। अब अध्याय 1 में देखिए, पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूरों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। पुराने समय में अधिक क्या है, मसूरा से खून निकलने लगता था। तो इसका क्या है, ये क्या है, 1776 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड क्या है, एक अलग देश है, के चिकित्सक जेम्स लीड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया वे इस रोग से मुक्त हो गया। अच्छा देखिए, जिस व्यक्ति का मसूरा से खून बहता था, तो एक वैज्ञानिक था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह वैज्ञानिक थे स्कॉटलैंड के। तो वह देखा जिस व्यक्ति ज़्यादा नींबू संतरा खाता है तो उस व्यक्ति को ऐसा पीड़ा नहीं होता है। तो देखिए अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्क्रैबी रोग कैसे ठीक हुआ? स्क्रैबी रोग जो था वह कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्क्रैबी के उपचार में सहायक है। स्क्रैबी रोग में कौन कौन सा? नींबू और संतरा सहायक हैं। अब देखिए, स्क्रैबी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्क्रैबी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। अब विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो गया? तो स्क्रैबी रोग होता है। और विटामिन सी किस किस चीज़ में पाया जाता है? तो विटामिन सी नींबू और संतरा यानी खट्टा चीज़ में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करता है। क्या है? जो इस रोग को दूर करने के में सहायता होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, हाँ, अध्ययन 2 में देखिए, 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदान इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंघा नामक रोग का लक्षण होता है। क्या है? गर्दन में सूजन हो जाना, वह कौन सा बीमारी का लक्षण है? तो घेंघा रोग का लक्षण है। तो यह अधिकतर क्या है, 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिक, उसमें क्या था, यह
1776 में कौन वैज्ञानिक थे? तो स्कॉटलैंड के था। तो यह किसके पता किया? तो मसूरों में खून आता था तो वह नींबू या संतरे से उसका उपचार किया। अब देखना है 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिक देखा कि हिमालय क्षेत्र में अधिकतर लोगों के पास गर्दन में सूजन आ जाता था। तो वह कौन सा बीमारी का लक्षण हो गया? तो वह हो गया घेंघा रोग। देखिए इस व्यक्ति के पास यह गर्दन में किस तरह से सूजन आ गया है। ठीक है, तो यह लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो उत्तरी भाग में वह मिट्टी में आयोडीन की कमी है, इसी की वजह से यहाँ आयोडीन की कमी के कारण यह घेंघा रोग होता है। देखिए भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। देखिए भारत सरकार क्या किए से उसमें इसी प्रयास किए आयोडीन को पूर्ति करने के लिए। तो यह प्रयास किए तो कौन सा नमक बना? तो आयोडीन युक्त, यानी इसमें आयोडीन है। तो आयोडीन युक्त नमक सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हुआ। क्या हुआ? जब आयोडीन युक्त हुआ लक्षण, नमक में आयोडीन की मात्रा बढ़ा तो यह बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। देखिए अध्ययन 2 में देखिए क्या है, आपने क्या निष्कर्ष निकाला। ठीक है, आपने समाचार पत्र और विज्ञानों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा। कैसे जाने? जे इसमें आयोडीन युक्त नमक है तो समाचार पत्र पढ़कर या कि टीवी वगैरह देख के जानकारी कर सकते हैं किए हैं, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होंगे। जब नमक आप लेते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है? आयोडीन युक्त, इसमें आयोडीन है। अर्थात यह वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन का लक्षण मिलाए जाते हैं। क्या है? साधारण नमक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा आयोडीन के लवण को मिला दिया जाता है। और भी जाने, और क्या जानना है? नमक की खेती। आग्नेय नमक जनजातियों समुद्री की एक पारंपरिक प्रथा है। क्या है? नमक का खेती कैसे होता है? तो समुद्र के किनारे होता है। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। देखिए नमक कहाँ कहाँ होता है? तो गुजरात का कच्छ एरिया है। इस तरह से यहाँ पे गुजरात हो जगह, कच्छ के रण यहाँ है, इस जगह नमक का खेती होता है। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। क्या है? नमक बनाने के लिए रेगिस्तान के भीषण गर्मी में रहकर उसको क्या करता है? समुद्र के किनारे नमक बनाता है। अब देखिए क्या है अगला भाग में। देखिए किस तरह से यहाँ नमक बन रहा है। ठीक है, समुद्र के किनारे। देखिए हमारे शरीर को विभिन्न रोग से बचाने वाले अन्य खाद्य घटक के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करते हैं? हमारे शरीर को रोग से मुक्त होने के लिए क्या क्या भोजन करना है, ये सब ग्रहण कैसे किया जाता है। देखिए क्रियाकलाप 3.4 में आइए सर्वेक्षण करें। क्या है? इसका अवलोकन करेंगे किस तरह से इसका क्या आता है। अब देखिए विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोत और कार्यों का पता लगाने के लिए 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन ए, खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाइए। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण को भी समझें। क्या है? विटामिन एवं खनिज लवण के बारे में जानकारी लेंगे और इसके स्रोतों का भी लेंगे जान।
ठीक है। अब देखिए, आपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देता है। ठीक है। अब शिक्षिका के मार्गदर्शन में विद्यालय द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जाए। देखिए, अब क्या है, किसी व्यक्ति के यहाँ क्या कुछ सामग्री ऐसा ले जाइए और शिक्षक के माध्यम से उसको जांच के पता कर सकते हैं। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सहसंबंध कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग विकार की पहचान कीजिए। अब देखिए, इस पोषण से बच्चे को कौन सा रोग होता है उसको जानकारी लेना है। देखिए, यह बहुत अच्छा चैप्टर है, बच्चे के बारे में है। इस बुक को बच्चा पढ़ेगा और इसके माँ पिता घर में रहते हैं जो बच्चे को देखभाल करते हैं, वह यह वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत सारा लाभ मिलेंगे, क्योंकि बच्चा को देखभाल करना तो माँ का कर्तव्य है। तो यह देखना है कि बच्चा को कौन सा विटामिन देना है, प्रोटीन हो गया, वसा, ये सब अपने सेहत का ख्याल कौन करता है, तो एक माँ करती है। तो माँ को भी यह देखना चाहिए। ठीक है। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण हैं और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में समझाएं। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। भोजन का घटक, विटामिन या खनिज कार्य का स्रोत अभाज्य रोग होता है। क्या है? विटामिन का स्रोत या लक्षण। देखिए, अब देख रहे हैं विटामिन ए, देख रहे हैं छोटा सा लिखा हुआ है, इसको हम बड़ा में लिख देते हैं यहाँ पे, विटामिन ए। विटामिन ए हो गया, वह आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए किसको स्वस्थ रखा? आँख को और अपना स्किन के, त्वचा, आँखों का, दृष्टि का रहस्य है। क्या है? हाँ, आँख को। अब इसमें क्या क्या खाना है? विटामिन ए क्या क्या चीज़ में मिलता है तो देख लीजिए। अपने बच्चे को पपीता खिलाइए, गाजर, आम, दूध, ये सब भरपूर मात्रा में दीजिए। ठीक है। दृष्टि का रहस्य, दुर्बल दृष्टि, अंधेरा, देखिए जब दिखाई नहीं देगा तो क्या है, उसको एक रतौंधी बीमारी होता है जो रात में दिखाई नहीं देता है। देखिए, रात में कम दिखाई देना, रतौंधी कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद कर देता है, कभी कभी क्या है, सफाई दिखाई देना बंद कर देता है। तो वह कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी एक रोग है, वो हो जाता है। देखिए, हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। 1 मिनट। विटामिन डी, विटामिन डी क्या है? हृदय को स्वस्थ रखता है, विटामिन डी, और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। क्या है? विटामिन डी जो है, विटामिन डी नहीं रहेगा तो हृदय पर भी हानि पहुंचता है। ठीक है। फलियाँ, मेवों, पूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ। अब देखिए, बेरी रोग होता है विटामिन डी की कमी से। सजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी, ये सब क्या है? विटामिन डी की कमी से होता है। देखिए, विटामिन डी की कमी से क्या क्या हुआ। ये वीडियो बहुत लाभदायक है, इसको हर हाल में जिसको मिला मौका मोबाइल लेने का वो व्यक्ति देख सकते हैं। अब देखिए, विटामिन डी ये सभी के लिए है। क्या ये देखना है? शरीर को स्वस्थ रखना है तो केवल बच्चा ही नहीं ना स्वस्थ रहेगा, सभी को, बड़े बुजुर्ग सभी को स्वस्थ रहना है। तो यह विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस सब का स्रोत जानेंगे और क्या क्या खाने से हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो अब विटामिन सी के जानकारी लेंगे। शरीर को रोगों से बचाता है। विटामिन सी क्या करता है? हमारे शरीर को रोग से बचाता है। जैसे विटामिन सी किस में आ गया? आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू। इससे क्या है, कौन सा रोग होता है नहीं मिलने पर? स्कैरेबी रोग। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है? मसूरों से खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन
सी की कमी रहेगा तो घाव जल्दी नहीं भरेगा, कुछ भी कट फट जाएगा तो वह जल्दी ठीक नहीं होता है। अब विटामिन डी देखिए, विटामिन डी का स्रोत जानेंगे। विटामिन डी से क्या क्या शरीर में हानिकारक होता है। अस्थियों और दांतों को स्वस्थ के लिए शरीर में कैल्शियम की अवशोषण में सहायक है। सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली, अंडा। देखिए अब विटामिन डी के लिए क्या क्या स्रोत है। तो विटामिन डी जो है हमारे दांत हो गया, हड्डी हो गया, ये सब को मजबूत रखता है। अब विटामिन डी आता कहाँ से है? तो विटामिन हो गया सूर्य भगवान से आते हैं। सूर्य हमारे ग्रहों का दादा है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बना के रखते हैं, जो शरीर में विटामिन डी मिलता है। सुबह का टाइम छोटा बच्चा को देखते हैं, छोटा बच्चा को थोड़ा मालिश उलिश करके थोड़ा 5 मिनट के लिए धूप में सुबह का टाइम में रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको विटामिन डी की पूर्ति होता है। सूर्य का प्रकाश दूध, मक्खन, मछली और अंडा से होता है। रिकेट्स क्या है? वो भी एक बीमारी है। देखिए अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, रिएक्ट बीमारी हो जाता है। जो हड्डी वगैरह रहता है वह क्या होता है? मुड़ जाता है। कैल्शियम होता है इसमें, ठीक है। हमारे अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखना, दूध, सोया दूध, दही, छील, पनीर, अस्थियों और दांतों दुर्बल बनाए रखना, ये सब खाना चाहिए। देखिए किस तरह से इतना फल का लगा हुआ है। सभी बच्चा को, सभी माता पिता भरपूर आमदनी करेगा तब तो बच्चे को भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार मिलेगा। तो सभी को मेहनत करना है और अपने बच्चे को प्यार से, सभी प्यार से पालना है, पढ़ाना लिखाना है। क्योंकि इतना पौष्टिक आहार मिलेगा बच्चा को तो बच्चा का दिमाग भी तेज होगा और बच्चा अच्छे से पढ़ाई भी करेगा और देश का भी, खुद का विकास और देश का भी विकास होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक है। क्या है? इतना पौष्टिक भोजन जो होता है किस किस में विकास होता है? तो यह हो गया आपको शारीरिक और मानसिक, यानी शरीर का भी विकास हो गया और बुद्धि का भी विकास हो गया, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इस समय कटौती नहीं करना है, ठीक है। खाने पाने में, खान पान करने में कोई कटौती नहीं। खाना खाने से हमारे शरीर भी स्वस्थ रहता है और दिमाग भी स्वस्थ रहता है। दिमाग स्वस्थ रहेगा तब तो पढ़ाई में मन लगेगा। इसीलिए इतना पौष्टिक भोजन। देखिए आयोडीन युक्त नमक, सिंघरा, समुद्री शैवाल, झींगा रोग से बचाता है। गर्दन के अग्र भाग में सूजन आ जाता है। क्या है? आयोडीन की कमी हो जाता है तो क्या क्या रोग हो जाता है? तो गर्दन में सूजन आ जाएगा। आयरन, लोह तत्व क्या क्या चीज़ में आयरन होता है? तो देखिए इसका महत्वपूर्ण घटक देखिए, हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार, ये सब में क्या होता है? लौह तत्व होता है। खून की कमी, एनीमिया, रक्त, ये सब इसको पूरा करता है। दुर्बलता और सांस लेने में कठिनाई, देखिए यह कमी हो जाएगा तो क्या होगा? शरीर में सांस लेने में भी दिक्कत होने लगा। अब देखिए विटामिन और खनिज, उनके कार्य, उनके कुछ खाद्य स्रोतों तथा उनकी कमी से होने वाले रोग या विकास एवं लक्षण का एक चार्ट बनाना है, ठीक है। चार्ट बना करके रोग लिखना है। फल, कौन सा फल खाने से वह रोग दूर होगा और वह फल का स्रोत कहाँ से आता है। अब देखिए विटामिन ए, विटामिन B1, C और D और खनिज कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के 2 समूह हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न स्रोत रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिज की कमी के कारण होने वाले रोग या विकास को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए अब शरीर में कोई रोग हो गया तो क्या किया जाता है? डॉक्टर के पास जाता है तो वह अपना दवा देते हैं और कहता है कि आपने खाने के लिए कहेगा, उसको खाना है। जैसे कहता है दूध पीजिए, पपीता हो गया, गाजर खाइए, आम खाइए, सब विटामिन
ए को पूरा करता है। अब देखिए क्या है, अब विटामिन B1 में क्या क्या स्रोत होता है, तो इसको आपको देख लेना है। तो यहाँ हो गया आपको दूध, चावल, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, अलसी मीन्स हो गया ये, क्या कहता है, तीसी, अलसी बोलेंगे तीसी का, तीसी भी बहुत महत्वपूर्ण है, खाना चाहिए, है क्या। और हो गया गेहूँ, पनीर, ये सब क्या हो गया, विटामिन B1। विटामिन सी का कुछ स्रोत देखिए, विटामिन सी क्या चीज़ में होता है, यह विटामिन सी का स्रोत है, इसको याद कर लेना है। देखिए याद कर लीजिएगा तो लगेगा कि से पता चल जाएगा कि हाँ विटामिन ए किस चीज़ में पाया जाता है, विटामिन बी किस में है। तो वह खाने के लिए अपना खाने से क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसको विटामिन सी के बारे में जानेंगे अभी। तो देखिए विटामिन सी हो गया, यह हो गया नींबू, हो गया, ये हो गया हरी मिर्च, इस तरह से कॉपी में नोट करना है। आंवला, टमाटर, संतरा, अमरूद, इस तरह से लिखना है। अब देखिए विटामिन डी का ये भाग है। अब विटामिन डी कहाँ किस स्रोत है विटामिन डी का, तो यह देख लीजिए मशरूम, अभी पढ़ाई किए हैं मशरूम का, मक्खन, दूध, मछली, अंडा, ये सब क्या है, विटामिन डी का स्रोत है। देखिए कुछ विभिन्न विटामिन समुद्री खाद्य पदार्थ जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ समुद्र से भी आता है, जैसे मछली हो गया, तो मछली भी समुद्र से निकलता है, तो वह विटामिन डी हो गया। शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोग से सुरक्षित एवं रोग से ठीक करने में सहाय करता है। देखिए विटामिन डी क्या क्या चीज़ में काम किया, तो शरीर का विकास भी किया, शरीर को स्वस्थ रखा, और स्वस्थ रखने में बाहरी जो बैक्टीरिया आता है उसको मारने में मदद करता है, और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार का प्रमुख पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज समृद्ध है। ठीक है, क्या क्या है, प्रमुख आहार पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। क्या है, विटामिन और खनिज को कौन सा तत्व कहा जाता है, तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल, साबुन, अनाज खाने की सलाह दी गई है। खाद्य पदार्थ विटामिन की कमी है। अब देख लीजिए नेक्स्ट की ओर, आगे की ओर क्या है, और खनिज से भरपूर है। देखिए यद्यपि विटामिन और खनिज की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। देखिए विटामिन और खनिज जो होता है हमारे शरीर को ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा चाहिए, उतने में शरीर को स्वस्थ करके रखता है। देखिए कच्ची और पक्की हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं।
देखते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देता है? क्या है, जब खाना बनता है सब्जी वगैरह तो क्या है, अपना रंग को वह बदल देता है, चेंज कर देता है, या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है। क्या होता है, खाना सब्जी वगैरह नरम हो जाता है। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाता है। क्या है, खाना बनाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाता है उसको। अब क्या है, क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग सब्जी की सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? ऐसा नहीं होगा जो हम लोग कच्चे खा लेंगे, तो खाया जा सकता है, कच्चा भी खाया जाता है। कद्दू हो गया तो उसको शरीर को कितना चाहिए, इतना चाहिए, थोड़ा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आप कद्दू खाइए, कच्ची भी खा सकते हैं कच्चा, गोभी भी कच्चा खा सकते हैं, भिंडी भी खा सकते हैं कच्चा, क्योंकि थोड़ा मात्रा में लेना है, ज़्यादा तो नहीं लेना है जो हमको खाने में दिक्कत होगा। तो उसको अच्छी तरह से कच्चा भी खा सकते हैं। देखिए, कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो जाता है। क्या है, काटने के बाद धोने से विटामिन नष्ट हो जाता है। इसीलिए मार्केट से सब्जी लाइए तो उसको थोड़ा सा नमक डाल के और अच्छी तरह से पानी से धो कर के काटना है। ठीक है, फिर भी उपयोग से पहले सभी फलों और साग सब्जी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। क्या है, उपयोग होने से पहले नष्ट तो हो जाता है लेकिन उसको धोना ज़रूरी है। क्या किया जा सकता है, क्योंकि बगैर धोले तो बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो भी सब्जी हो अनाज हो इसमें जहरीला दवाई छिड़ता है तभी होता है, ऐसे तो होता नहीं है। तो फिर भी अब क्या है, फल और साग आहारीय रेशे से भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे शरीर के किस प्रकार लाभदायक है। देखिए, रेशा, फल जो है क्या है, फल भी रेशा है, तो फल भी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। अब देखता है रेशा का काम क्या है। रेशा को तो क्या करता है, तो यह रेशा हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। देखिए, आवश्यक पोषक तत्व के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशे और जल की आवश्यकता होती है। क्या है, रेशा वाला चीज़ खाना चाहिए और जल भी शरीर के लिए स्वस्थ रखेगा और विकास में वृद्धि करता है। देखिए, आहारीय रेशा जिन्हें रुक्षांश आहार कहा जाता है। रेशा को क्या बोलता है, रुक्षांश आहार। हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। देखिए, रेशा जो है हमारे शरीर का कोई पोषक तत्व देता नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर को रेशीय पदार्थ खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाता है। क्या है, रेशा क्या करता है, शरीर को पचने में मदद करता है। ठीक है, और पचने में मदद करता है और मल के सुचारू विकास को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रेशा मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवों रुक्षांश के रूप में होता है। क्या है, शरीर को रेशा खाना चाहिए क्योंकि शरीर को पचने में मदद करता है। ठीक है, देखिए किस तरह से क्या है, ये दोनों सोच रहा है, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? यस, यह पोषक तत्व दोनों से मिलता है। नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त होता है। अच्छा, नमक जो है किससे होता है, तो समुद्र के पानी से। अब साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में क्या मिलता है, विटामिन डी। देखिए, सूर्य भगवान यहाँ हैं, सभी को विटामिन डी दे रहे हैं। अब देखिए, ये यहाँ क्या है, मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त खाना खाने की सलाह दी है। क्या है, किसी किसी का कब्ज भी हो जाता है, जैसे ज़्यादा बैठक पड़ता है ना तो कब्ज, तो उसके लिए क्या रेशा का ही इलाज चलता है। ठीक है, और रेशेदार खाने के लिए कहा जाता है। वे कौन सा खाद्य स्रोत है जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं, उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए। क्या है,
एक सूची तैयार कीजिए। जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाए हुए तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। अधिकतर स्थानीय फल फूल होता है वह ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रहों के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। जल भी क्या है? हमारे भोजन का अंश है। जल नहीं पिएंगे तो खाना सही से नहीं पचेगा। यह भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित करने में भी शरीर की सहायता करता है। जल क्या करता है? भोजन जो करते हैं उससे क्या करता है? पोषक तत्व ऑब्जर्व करता है। किसके माध्यम से? तो पानी के माध्यम से। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। जैसे जल पीने से क्या होता है? शरीर से जो पसीना निकलता है और मूत्र निकलता है वो क्या है? विषैले पदार्थ उसके साथ साथ निकलता है। हमें स्वस्थ रखने के लिए भी नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। क्या है? डॉक्टर के पास भी जाइए, वो भी जल पीने के लिए ज़्यादा सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर जल पीने से पसीना अधिक आएगा और पेशाब के रास्ते जहरीला सब वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलते जाता है। वैज्ञानिक से परिचय देखिए, कोलुथुलर गोपालन 1918-2020 में 1918 से 1920 ने भारत में 1918 से 2019 ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषक मूल्य के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संतुलित की। क्या किया? 1918 से 2019 तक यह अनुसंधान में क्या किया? इसका विश्लेषण किया। ठीक है। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण को नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य पदार्थ घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। ठीक है। जिसका परिणाम 2002 में मध्य आहार भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति नियमित योजना यानी पीएम पोषक आहार। देखिए, यह 2002 से चल रहा है। मध्य आहार स्कूल में जो भोजन मिलता है वह कब से चल रहा है? तो 2002 से चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। क्या है? कहाँ मिलता है? तो सरकारी स्कूलों में यह संतुलित भोजन। इस योजना से देश भर में करोड़ों बच्चों को स्वस्थ और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, इस योजना से अधिकतर करोड़ों बच्चा को स्वस्थ, क्योंकि तरह तरह के पौष्टिक भोजन मिलते गया तो बच्चा लोग स्वस्थ। अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं। तो देखिए, शिक्षा, देखिए इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या है? शिक्षक के द्वारा जानकारी लिया जा सकता है। पिछले क्रियाकलाप में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को ले। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसको थोड़ा सा मसल ले। पिछले जो लिया था वसा के लिए और कार्बोहाइड्रेट के लिए, उसी तरह से सभी खाद्य पदार्थ को लेना है। जो ठोस होगा उसको थोड़ा सा मसल लेना है। ठीक है। अब देखिए, इसका सावधानी भी देखना है। ये रासायनिक हानिकारक और इनका उपयोग, देखिए रासायनिक चीज़ से जांच होता है। यह रासायनिक चीज़ जहरीला होता है, उसको नहीं छूना है और नहीं मुंह में उसको डालना है। ठीक है। अब प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परखनली में डाल ले। क्या है? प्रत्येक खाद्य पदार्थ जो लाए हैं उसको ज़्यादा नहीं, एकदम आधा चम्मच एक परखनली में डाल लिया जाता है। प्रत्येक परखनली में 2 या 3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। क्या है? 2-3 चम्मच पानी डाल के उसको अच्छी तरह से हिलाना है। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परखनली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें डालें। क्या है? कॉपर सल्फेट
का 2 बूंद डालिए। अब एक और ड्रॉपर ले और प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा डालें। क्या डाला? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा है वह 10 बूंद डालना है। यह परख नली को अच्छी तरह हिलाए और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रखें। उसको हल्का सा ऐसे से डुला लेना है। देख रहे हैं किस तरह से यह शिक्षक जांच कर रहे हैं। बच्चे लोग, यह दोनों बच्चे खड़े हैं। यह क्या है? सोयाबीन है, ठीक है। सोयाबीन, मटर, मूंगफली, चावल, ब्रेड और सरल और मुसल यह है। अब देखिए खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति के लिए परीक्षण कीजिए। किसके परीक्षण हो रहा है? तो प्रोटीन का।